अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 24 नवंबर के नाकाम एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ मुश्किल तरीन मोड़ पर आ गई है और आज खुद इमरान खान ने अपनी पार्टी लीडरशिप को चार्जशीट कर दिया है और उनके रवैये पर सवाल उठाते हुए मायूसी का इजहार कर दिया है। आज जेल में सहाफियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैंने अखबारों में खबरें देखी हैं तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि जेल से बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है और सारे खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूं। मुझे तवक्को थी कि डी चौक के मामले को पार्लियामेंट और दीगर फोरम्स पर भरपूर अंदाज में उठाना चाहिए था, मगर मुझे हैरानी है कि ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने मजीद कहा कि मेरे खिलाफ एक केस खत्म हो जाता है तो दूसरा शुरू कर दिया जाता है। इस पर पार्टी को सख्त रद्द अमल देना चाहिए था। इमरान खान ने मजीद क्या बातें की, ये हम पूछेंगे हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार से, जिन्होंने आज जेल में इमरान खान से सवालात किए, क्योंकि आज इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ दिया है। मगर पहले आपको बता दें कि एक तरफ इमरान खान पार्टी क़यादत से मायूस हैं और दूसरी तरफ इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है और ये डेडलाइन हुकूमत के लिए चैलेंज बनने के बजाय खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए चैलेंज बनी हुई है। तहरीक इंसाफ ने इस बार इस्टेब्लिशमेंट से मायूस होकर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रास्ता खोला। खुद इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही थी कि हुकूमत सिविल नाफरमानी की डेडलाइन का सुनकर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से राब्ता करेगी और फौरन ही बातचीत का आगाज हो जाएगा। मगर इसके बरक्स हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर तवज्जो ही नहीं दे रही है और बयानियां बना रही है कि पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम हो जाएगी। इमरान खान पर मुज़ाकरात के लिए भरोसा ही नहीं किया जा सकता, यह हुकूमत का मौक़िफ़ है और ये पीटीआई के माजी के रवैये से साबित शुदा है। हुकूमत के इस सर्द रवैये को देखते हुए तहरीक इंसाफ अपनी पेशगी शराइत से भी पीछे हट गई है, मगर फिर भी हुकूमत लचक दिखाने को तैयार ही नहीं है। इस सूरत हाल पर बात करते हुए पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा कि पहले तो ये कहते थे कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, अब तो हमने ही मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। इन्हें तो अब खुश होना चाहिए, वक्त और हालात के मुताबिक पॉलिसीज तब्दील हो जाती हैं। पहले तो ये कहते थे ना कि हम शायद विलिंग नहीं है और हम नहीं चाहते हैं। अब मुज़ाकराती कमेटी बनाने वाले हम खुद है। वक्त और हालात जो है उस हवाले से पॉलिसी चेंज होती है, मुल्कों की चेंज हो जाती है। ये तो हमारी पार्टी है। पहले जो हमें ताने देते थे रोज में बैठ के, दे शुड बी हैप्पी दैट वी हैव कम अ स्टेप फॉरवर्ड। साथ ही आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकरात के हवाले से सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि सियासी हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकलता है। अब एक तरफ पीटीआई जो अब से कुछ दिन पहले तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती थी और हुकूमत की तरफ देख ही नहीं रही थी, वो तो अब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, बल्कि शदीद ख्वाहिशमंद नज़र आ रही है। मगर हुकूमत जो ये बयानियाँ बना रही होती थी कि हम तो पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर पीटीआई ही हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वही हुकूमत अब मुज़ाकरात से इनकारी नजर आ रही है और मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही सख्त शराइत रख रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आज जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पहले हमारा साया भी गुजरता था तो वो हमें नहीं देखते थे और अब हमारा साया भी खिड़की से नजर आ जाता है, तो कहते हैं कि मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर का बोझ आसानी से नहीं हटेगा। हमारा साया भी गुजरता था ना, तो उधर देखते नहीं थे वो कि ये नापाक लोग हैं, इनसे हाथ में नहीं मिलाना। अब हमारा साया भी उन्हें खिड़की से नजर आता है तो वो कहते हैं ये मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। 9 मई का बोझ थोड़ा बोझ नहीं है। अभी जो 26 नवंबर को करके गए ये भी थोड़ा बोझ नहीं है। बंदे कत्ल करके गए हुए हैं आप, तो ये बोझ इतनी आसानी के साथ नहीं हटेंगे कि आपने कहा मुज़ाकरात करो और हम जो है वो अब सुरकालीन बिठा के बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। जबकि इस मामले पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ खड़ी नजर आ रही है। आज सेनेट के इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अब ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब किसी नाजायज़ तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। अब तो मैं ये नहीं कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए। चेयरमैन साहब, इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है, तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। आपने सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है। एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ तो तब होगा जब आपको हमसे माफी मांगेंगे आपने क्या किया है। अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत और फंडामेंटल का राइट्स का दौर वापस हो तो उसके रास्ते आप पहले बंद करें। आप स्पेस ना दें और गैर जमहूरियत एक्शंस की और जगह ना दें। आप पहले कह देते कि जी हम बात करने तैयार हैं। आप पार्लियामानी कमेटी
कमिटीज में बैठने के रवादार नहीं थे। अब कमाल की बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह सकती देर आए दुरुस्त आए। आप मुल्क के बाहर जाके मुल्क के बाहर के इदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं पाकिस्तान की रेपुटेशन से। टू मी दैट इज अनफॉरगिवेबल। टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दैट इज अनफॉरगिवेबल। डू नॉट एवर इक्वेट अस विद द काइंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट तक हलाल थे, हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे, इंतखलाबात हैं ज़माने के। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर इमरान खान की गारंटी कौन देगा? वो तो दिन में कई रंग बदलता है। कोई ज़माना था कि जब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जामिन होते थे, ये तब की बात है जब मोहब्बत जवान थी। जबकि कल जब ये खबरें चल रही थी कि हुकूमत और PTI के राब्ते बहाल हो गए हैं, मुलाकातें हुई हैं और स्पीकर अयाज सादिक के घर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी असद कैसर से मुलाकात हुई है, तो कल रात को ही हमारे प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इन सब खबरों की तरदीद कर दी थी और कहा था कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, वज़ीर आज़म की कोई मुलाकात नहीं हुई है। पहले PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी तो जाहिर करे। PTI वालों की बात का एतबार कौन करे और कौन गारंटी देगा? ये सिविल नाफरमानी करें या ज़ाती नाफरमानी करें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सख्त मौक़िफ़ वज़ीर इत्तलात की तरफ से सामने आया और इस पूरी सूरत हाल में आज इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस 2 में फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, मगर दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में आज इमरान खान ने 342 के अपने बयान में तरमीम कर दी है। पहले उन्होंने कहा था कि वो गवाह पेश करेंगे, मगर आज उन्होंने कहा कि वो गवाह पेश नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने हतमी दलाइल के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। आज जेल में इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए अपनी क़यादत को चार्जशीट कर दिया। क्या हुआ, बात करेंगे इमरान खान से सवाल करने वाले, गुफ्तगू करने वाले जियो न्यूज़ के साथ शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार, एक तरफ पार्टी है जो आगे बढ़ रही है, कोई रास्ता ढूंढ रही है, क्या इमरान खान बहुत मायूस थे, चार्जशीट कर रहे थे आज पार्टी को? शाहजेब साहब, इमरान खान ने आज जितनी भी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उसमें मजमूई तौर पर वो अपनी लीडरशिप के बारे में बड़े नाला नजर आए और नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 रोज़ से मुझे अखबारात मिल रहे हैं और अखबारात में जितनी भी खबरें मैंने पढ़ी हैं, इससे ये तासुर मिलता है कि हमारी लीडरशिप जो बाहर है वहाँ पर जो हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी, जो रद्द-ए-अमल देना चाहिए था, ख़ास तौर पर जो डी चौक एहतजाज है, वो उस तरह से उन्होंने इस पर अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही है उसमें मुझे लग रहा है बाहर सारे खुशी खुशी रह रहे हैं और उन्होंने ये भी अल्फाज अदा किए कि गुड्डी गुड्डी चल रहा है बाहर। और मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब है कि आप अपनी लीडरशिप पर अदम एतमाद करें। हालांकि आपने मुज़ाकराती कमेटी बनाई और उनको आपने मैंडेट दिया हुकूमत से मुज़ाकरात का। अब अगर वो किसी तरह पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर लोगों से मिल रहे हैं तो आपको इस पर एतराज है, आप अदम एतमाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अदम एतमाद नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता जिस तरह से उनको इस पर रिएक्ट करना चाहिए था, हमारी लीडरशिप को जिस तरह से इस पर अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, पार्लियामेंट में पुरजोर तरीके से इस इशू को उठाना चाहिए था, उस तरह से नहीं हो रहा है। लिहाजा मुझे हैरानी है, मुझे अफसोस है इस बात पर कि ये क्या हो रहा है बाहर। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि अगर आप अपनी लीडरशिप पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो बाहर जिस तरह से वो रिएक्ट करें या जिस तरह से उनकी हिकमत अमली है, तो जो आपने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है उसको तो आपने मैंडेट दिया, उसको क्यों ये मैंडेट दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, हमारे 2 मुतालबात हैं, उन 2 मुतालबात पर हम मुज़ाकरात करेंगे। मैंने कहा आप तो इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। आपने बल्कि ये भी कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, अगर हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे तो ये इस हुकूमत को तस्लीम करने के बराबर होगा। तो अब क्यों आप इस नतीजे पे पहुंचे कि आप इस हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए? इस पर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ज़ाहिर है इन्हीं से होंगे, लेकिन जाहिर है ये जिनकी इजाजत से मुज़ाकरात करेंगे जो इनके पीछे है, असल तो वही है। मुज़ाकरात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी कहा कि मुज़ाकरात हम मुल्क की खातिर करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को हम पेशावर में यौम सोग मना रहे हैं और अगर हमारे ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते, ये तस्लीम नहीं किए जाते, तो उसके बाद हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा है कि सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे या आप शुरू करेंगे 15 को? उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम सोचेंगे, इस पर हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं,
जो और क्या जनरल फैज हमीद के हवाले से भी बात की उन्होंने? जी हाँ, उनसे ये सवाल हुआ कि जनरल फैज पर चार्ज फ्रेम किया गया है और उसमें जो इल्जामात हैं 9 मई के भी और दीगर इल्जामात भी हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जनरल फैज से मेरी जितनी भी मुलाकातें हुई है, वो जितनी भी मर्तबा मुझसे मिला है, वो जनरल बाजवा की इजाजत से मुझसे मिलते थे और जब जनरल फैज मुझसे मिलकर जाते थे तो वो जनरल बाजवा को ब्रीफ करते थे। तो उन्होंने कहा कि उनका मुझे रिपोर्ट्स है, मुझे ये इतलात मुझे जो अपने लोगों ने बताया है कि जो चार्ज फ्रेम किया गया, जो चार्ज शीट है, उसमें एक हाउसिंग सोसाइटी का ज्यादा मामला है, उसके इल्जामात ज्यादा है। उसके बाद उनको बताया गया कि नहीं, सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी का नहीं है, उस पर 9 मई के भी इल्जामात हैं और उसमें ये भी बात की गई है कि जो आपके लोग हैं वो मुसलसल जनरल फैज के राब्ते में थे और करीबन 50 से ज्यादा लोग जो हैं जिनका राब्ता एस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये 9 मई पर भी बात हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर 9 मई पे इल्जाम है उन पर या किसी और पर, तो मैं ये चाहूंगा कि जनरल बाजवा को भी इस ट्रायल में शरीक किया जाए, क्योंकि जनरल फैज असल में जनरल बाजवा के मातहत थे। उन्होंने इसको मिस किया, हालांकि जनरल बाजवा रिटायर हो चुके थे, जनरल फैज भी तब तक रिटायर हो चुके हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर जनरल फैज पर 9 मई की साजिश का इल्जाम है तो इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा भी है। 9 मई का जिम्मेदार भी उन्होंने जनरल बाजवा को करार दे दिया है। हालांकि उस वक्त तक 6 महीने जनरल बाजवा को रिटायर हुए हो चुके थे। बहुत शुक्रिया, छबी डारी हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आज इमरान खान ने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी चार्जशीट किया है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, एक तो गवर्नमेंट का मामला है, मगर दूसरी तरफ खान साहब ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए बहुत मायूसी का इजहार किया है कि मुझे हैरानी है, ऐसा लग रहा है बाहर गुडी गुडी माहौल चल रहा है, दोस्ताना माहौल है, खुशी खुशी सब रह रहे हैं। मैं हैरान हूं अपनी पार्टी लीडरशिप पर कि मामलात को भरपूर अंदाज में उठा नहीं रहे हैं और पार्टी सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से मुल्क दो चार है और खान साहब ने उसकी सही तर्जुमानी की है। देखिए, ताकत के जोर पे लोगों को आप कुछ वक्त के लिए दबा तो सकते हैं या गोली चला के खामोश कर सकते हैं, क्योंकि जब बदन से रूह निकल जाए तो आप खामोश हो ही जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बेचैनी खत्म हो गई है या मसले का हल हो गया है। मैं बड़ा हैरान हूँ शाहजेब साहब के जो मैं रवैया हुकूमत का देख रहा हूँ। इस तरह तो किसी मतलक़ अनान डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता। आपको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है, मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म था और जिया साहब का दौर था और उन्होंने एक बराए नाम रेफरेंडम करवाया था, लेकिन करवाया था ताकि कोई ना कोई वो एक फेस सेविंग हो। तो ये हुकूमत जो अपने आप को जमहूरी कहती है, ये तो अब फेस सेविंग से भी रही। आप उस शाम को भूल गए। आपको याद होगा जब एक हुकूमती वजीर बहुत ही एक फिरौनियत से मजाक उड़ाते हुए पाए गए मीडिया के सामने, और एक और सीनियर वजीर ने कहा कि किस तरह भाग गए। यार, हम सियासी कारकुन थे, वहां सियासी और आम पाकिस्तानी आए हुए थे। जब आपके हुकूमती लोग उन पे फायरिंग करेंगे, इदारों के लोग फायरिंग करेंगे, कैसे वो वहां पे टिक सकेंगे? तो इन हालात में ये तवक्को रखना कि हालात मामूल पे आ जाएं जब तक मामलात का हल ना निकले, बिल्कुल ही ये बईदस कयास है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से कमेटी बन गई है, उसको अगर हुकूमत सीरियस नहीं लेती और उस पर कोई स्टेप नहीं लेती तो मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी बहुत अलार्मिंग होगा कि इतना खून बहने के बाद भी और इतना कुछ होने के बाद भी अगर होश के नाखून नहीं लिए तो फिर हम इन पे सिर्फ एक सियासी फातिहा ही पढ़ सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि पहले आप लोग कहते थे कि और इमरान खान साहब कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, ये तो कठपुतलियां, इनसे बात क्या करें? और जब अब आप इनसे बात करने को तैयार हैं तो क्योंकि आपकी नज़र में ये कठपुतलियां हैं, इन्हें इजाज़त मिल नहीं रही है दूसरी तरफ से, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट आपके लिए किसी भी तरीके से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, मैं 2 दिनों से पार्लियामेंट में कुछ इन मामलात पे कहना चाहता हूँ, मौका मुझे नहीं मिला और उसकी वजह यह है
कि आज तो हुकूमती कोई वज़रा ही नहीं थे और इस वजह से इजलास को पहले मौखर किया गया और फिर एडजर्न कर दिया गया कल आने वाले दिन जुमे के लिए। हो सकता है कल मुझे मौका मिले इन मामलात पे उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने पार्टी का मौक़िफ़ पुरज़ोर अंदाज में पार्लियामेंट के फ्लोर पे दिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत है उसका रवैया इंतहाई गैर संजीदा है कि आज पूरी पार्लियामेंट में एक हुकूमती वजीर नहीं था और कल भी नहीं थे, और इन हालात में आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो हुकूमत जो एक फॉर्म 47 पे आई है उससे कोई खैर का रास्ता निकले। मैं दोबारा ये कहूंगा अगर जो आपकी पार्टी लीडरशिप है जिसमें तो उस पर पेशरफ्त होनी चाहिए, और आपकी जो पार्टी लीडरशिप है, ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से वाकई मजबूत रवैया नहीं आ रहा है। आप लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए इस हुकूमत से तैयार है, कमेटी भी बना दी है, बट आपके लिए एक डबल मसला नहीं है। एक तरफ हुकूमत बात नहीं कर रही, दूसरी तरफ आपकी पूरी पार्टी क़यादत ज़ाहिर है भुगत भी रही है, फिर आवाज़ भी उठा रही है, केसेस भी भुगत रही है, मगर एक तरफ इमरान खान साहब खुश नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जश्न हो रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। बुशरा बीबी मुतमईन नहीं है, वो कहते हैं कि जी मुझे अकेला छोड़ के पार्टी लीडरशिप भाग जाती है। फिर तो आपकी दोनों तरफ से, हर तरफ से पार्टी लीडरशिप इस वक्त पिस रही है। ना इमरान खान साहब खुश, ना बुशरा बीबी साहिबा खुश, ना एस्टैब्लिशमेंट बात करने को तैयार, ना हुकूमत बात करने को तैयार। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त ग्राउंड पे खड़ी है, जो हुकूमत जिनको तोड़ ना सकी, ना खरीद सकी, ना वो डरे, ना वो भागे, ना वो मुल्क छोड़ के निकले, ना वो कोई गायब हुए, मैदान में खड़े हैं। हर वक्त इस लीडरशिप की फैमिलीज, उनके घर वाले थ्रेट में हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन बेइंतहा है और मैं ये समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशन जायज़ है, बिल्कुल वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि मुश्किल सूरत हाल में मैं आपको मिसाल दूंगा उमर अयूब साहब की। उमर अयूब साहब ने अपने बदन पे तकलीफ सही है, वो खड़े हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा बैरिस्टर गौहर साहब की, जो कि एक एजुकेटेड, सबको पता है, पढ़ा लिखा आदमी है, और वो सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहे थे काजी साहब की कोर्ट में, और पीछे वीडियो पे डायरेक्ट लाइव चल रहा था कि उनके घर पे अटैक हुआ था, और उनको फिर वो कोर्ट प्रोसीडिंग कोर्ट रूम नंबर 1 में छोड़ के अपने घर जाना पड़ा, जहां उनके घर के मुलाजमीन या फैमिली मेंबर्स को बदकिस्मती से एक मुश्किल सूरत हाल का सामना वहां पे करना पड़ा। असद कैसर साहब की मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि एक सुलझू आदमी, स्पीकर अपने दौर में, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब तक को उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए थे, लेकिन असद कैसर साहब को जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उनको जिस तरह एफआईआरों का और जेल का सामना करना पड़ा है, तो एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। मसला है कि आपने मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाम लिए, इसके बावजूद और भी रहनुमा है, आपने खुद ने भी जेल भुगती है, मगर इस बात को मैं तो डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। मसला यह है कि इमरान खान साहब खुश ना हो, बुशरा बीबी साहिबा खुश ना हो, अलीमा खान साहिबा खुश ना हो, ये आपकी पार्टी की लीडरशिप के लिए मसला हो रहा है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि ये एफर्ट उस तरीके से हो रही है। नहीं शाहजेब साहब, मैं समझता हूँ मीडिया में बाज़ औक़ात चीज़ें अजीब सी आ जाती हैं। लीडरशिप गौर साहब या राजा साहब जब जाएंगे कल परसों अडयाला, उससे उनकी बात हो जाएगी। अगर कोई रिजर्वेशन है तो वो उन तक पहुंच जाएगी और पार्टी को वो उससे आगाह कर देंगे। लेकिन इस वक्त खान साहब के हुक्म पे जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की तरफ हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। अगर कोई अंदरूनी खाना कोई डेवलपमेंट है तो अच्छा होगा अगर है, लेकिन अगर नहीं है तो बतौर पाकिस्तानी हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए कि आज से 10 दिन पहले डी चौक पे गोली चली। शहादतें चाहे जितनी भी हुई हैं वो डिस्प्यूटेड मामला है, हम ज्यादा कहेंगे हुकूमत कम मानेगी, लेकिन एक भी गोली चली, जो हमारा एक बयानिया है कि गोली क्यों चलाई, एक भी अगर गोली चली है शाहजेब साहब तो गोली क्यों चली। सवाल हमारा ये है, जमहूरियत है, इसमें आपको राइट है, आप हमारी एक भी बात ना माने, वहां बैठ जाते। अगर 126 दिन बैठ सकते थे तो 26 घंटे बैठ जाते, 3 दिन बैठ जाते। इस सब में मसला है कि आप जो हुकूमत का एक और मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अब गन पॉइंट पर हम नहीं करेंगे आपसे मुज़ाकरात। अब आप ये कहें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाऊंगा, बिल ना देने का कहूंगा, रेमिटेंसेज रोकने का कहूंगा, इस तरीके से नहीं हो। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर के हवाले से भी खबरें सामने आई कि तमाम रहनुमा नहीं है इस बात से मुतमईन कि ये कॉल अर्ली देनी चाहिए थी, तो मुज़ाकरात से पहले ये धमकी ना दी जाती तो बेहतर था। देखिए, एहतजाज एक हक होता है एक जमात का, और अल्टीमेटली आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब को जेल में डाला, उन पे गोलियां चली,
उस केस का भी कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकल सका। हालांकि 200-250 केसेस इमरान खान साहब पे तो आपने कर दिए, लेकिन साबिक वजीर आजम और ये मैंने शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात की थी कि शहबाज साहब, चाहे आप कुछ भी कहें, वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे, आप जब वजीर आजम थे पिछले दौर में, यानी कि जो 16 महीने ये थे, आपके नीचे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को गोलियां लगी। अब ये भूल जाएं कि उनका नाम इमरान खान है, वो एक साबिक वजीर आजम थे जिनको गोलियां लगी। क्या सिटिंग वजीर आजम और रजीम की और एस्टेब्लिशमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो ये मालूम करें कि किसने इतनी जुर्रत की कि इस मुल्क के साबिक वजीर आजम पे गोलियां चलाई जाएं? मतलब इस सवाल के अलावा आइंदा जो आपका एतराज है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत नहीं तैयार हुई, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आप समझते हैं कि ये धमकी ना दी जाती तो बेहतर था? इंसाफ नहीं मिला। एक मेरा नुक्ता ले लें, उसके बाद मैं आपका सवाल लेता हूँ कि उसका इंसाफ इमरान खान साहब को नहीं मिला। उसके साथ साथ बेशुमार उन पे केसेस, हर मेन केस में बरी या बेल के बाद अगले उन पे और मजीद केसेस, और इलेक्शन में आपने निशान छीन लिया, कौम ने निकल के वोट कर दिया, निशान ढूंढ ढूंढ के वोट किया, वो बैंडेड छीन लिया, और आखिर में अगर एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत कमजोर कर दिया गया बदकिस्मती से। अब इन हालात तो फिर अली साहब इस तमाम सिनेरियो में की कौन ना दें तो क्या करें? तो इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि फिर मुज़ाकरात की भी साथ बात कर रहे हैं और हुकूमत के लिए गन पॉइंट पर नहीं होंगे, तो ये अगर धमकी ना दी जाती सिविल नाफरमानी की, आपके ख्याल में बेहतर था? आपकी पार्टी में भी ये सोच है? देखिए, खान साहब ने सिविल नाफरमानी या सिविल डिसोबीडियंस या प्रोटेस्ट कॉल से पहले कमेटी बनाई है। देखिए, हम उस तरफ तो सब देख रहे हैं कि एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब ने दी है, लेकिन इस तरफ कोई नहीं देख रहा कि उससे पहले उन्होंने कमेटी क्यों बनाई है। ये 5 बंदों की कमेटी इसलिए बनाई है कि हमेशा ये बात हमारे बारे में, खान साहब के बारे में होती थी कि तहरीक इंसाफ बात नहीं करती। तहरीक इंसाफ कहती है हम उनके साथ बैठेंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। ये जो कमेटी है, आप मुझे बताएं, आपके भी सोर्सेज हैं, नोन या अननोन, आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात आई है कि इस कमेटी ने ये कहा है कि हम सियासी फोर्सेस से बात नहीं करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे या उससे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे? ये अहम बात है। ये कमेटी कैटेगोरिकली कह रही है कि हम सियासी जमातों से बात करने को तैयार है, बार बार कह रही है। हुकूमत क्यों नहीं मान रही? हम ये सवाल हम हुकूमत से करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, ये सवाल हम हुकूमत से करते हैं कि फिर क्यों नहीं हुकूमत तैयार हो रही है। एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार, हुकूमत का बात करने से इनकार। क्या हुकूमत को कोई बात करने से रोक रहा है या हुकूमत खुद नहीं करना चाह रही है? सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, आप लोग ताने देते थे ये सियासी नहीं है, सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते, इनकी अप्रोच सियासी नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय करना चाहते हैं। अब वो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, 5 रुकनी कमेटी बना दी है, हर रोज़ाना बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं मैंने कमेटी बनाई है बातचीत करने के लिए, उन्होंने पेश की शराइ से भी पीछे हट गए कि बात कर लें। आप लोग अब बात करने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, अगर तो ये रियलिटी में इस तरह मुफाहमत परस्त होते तो 28 साल हो गए इनकी पार्टी को बने 1996 से, आज तक इन्होंने मुफाहमत की बात नहीं की। और दूसरा, जब आपने सज़ाएँ सामने देखी हैं, जब जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट देखी है, तो उस वक़्त सज़ाओं से घबरा गए हैं। और उस घबराहट में ये एक टैक्टिकल मूव है, जिसे पंजाबी कहते हैं झांसा, वो ये झांसा दिया जा रहा है और कि भी किसी तरह ये वक़्त गुजारा जाए, इन सज़ाओं से बचा जाए, और उसके बाद फिर से अब इनके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी। हर काम करके देख लिया, IMF को ख़त भी लिख के देख लिया, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रखवाने की भी कोशिश करके देख ली, उसके बाद इस्लामाबाद पर धावा बोलकर और 9 मई और 26 नवंबर जैसी बगावत करके भी देख ली। अब उसके बाद इनके पास चॉइस क्या रह गई? वैसे चॉइस है सिविल नाफरमानी की चॉइस है, जो वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं बात करेंगे तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। देखिए, अलीमा खान कहती हैं कि अभी खान साहब के पास एक और कार्ड है कोई, और ये कहते हैं कि अब धमकी देते हैं ये कि भी हम नहीं तो सिविल नाफरमानी कर लेंगे। तो ठीक है, पहले वो भी करके देख लें और वो कार्ड चला के भी देख लें, उसके बाद बातचीत का अगर माहौल होगा तो देख लेंगे। वैसे मगर जब आप कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद और ये सारी सजाएं इन्हें नजर आ रही हैं, तो जहां जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल हो रहा है, क्या वहां से आप लोगों को इजाजत नहीं मिल रही है बात करने की? वरना सियासी जमातें तो बात करती हैं। देखिए, आप ये देखें कि हम कब से इनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ चल के इनके घर गए, उसके बाद इन्होंने क्या उसका रिएक्शन में क्या किया, धावा बोल दिया उनकी हुकूमत पे। उसके बाद आप देख लें, शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन में कहा कि मसाके मईशत करते हैं, इन्होंने मजाक उड़ाया उसका, क्या NRO मांगते हैं।
फिर हमने हुकूमत में 16 महीने की PDM की हुकूमत में कहा, फिर ये कहते कि नहीं ये तो ये सब हुआ, ये सब हुआ, मगर वो जब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो आप लोग भी तो मजाक ही उड़ा रहे हैं। आप लोग आगे से अच्छा कोई नहीं कह रहे कि आए जी बैठ के बात करते हैं। देखिए मजाक नहीं उड़ा रहे हम तो, इनको ये कहते हैं ना ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। तो इनकी तो माफियाँ बहुत लंबी हैं, ये तो कभी मानते ही नहीं है अपनी गलतियों को। और उसके बाद ये सारा कुछ इस वक्त इन्हें याद आया है जब चार्जशीट किया गया है जनरल फैज़ और बानी PTI को इकट्ठे, ये इकट्ठे चार्जशीट है। उसके बाद इन्होंने हर काम, जब 26 नवंबर का और 24 से 26 जो इन्होंने धावा बोला है और जो 14 दिसंबर की डेट है, ये सारी रिलेट करती हैं कि किसी तरह वो ट्रायल जो है जनरल फैज़ का उसको इम्पैक्ट किया जाए, अफेक्ट किया जाए और रोका जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये गिल्टी हैं, ये उसमें मुजरम हैं, ये साथी हैं उनमें, और इनमें पे बहुत सारे और लोग भी हैं। सो इनकी नीयत नेक नहीं है। अगर इनकी नीयत नेक हो तो दहशतगर्दी पे सबसे पहले बात हो सकती है। यानी कि साहब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये यकीन हो गया है कि जनरल फैज़ हमीद के मामले में न जनरल फैज़ हमीद ने बचना है न इमरान खान साहब ने बचना है, इसलिए बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो रहा है वो होता रहे, हम तमाशा देखते हैं। देखिए सारा जहान जानता है कि जनरल फैज़ का बानी PTI की सियासत में क्या रोल है। बुशरा बीबी के जो जादू दिखाया करती थी उसके पीछे जादूगर जनरल फैज़ थे, और इनकी पूरी सियासत के पीछे भी वही जादूगर थे। और एक एक चीज़, और जब उन्होंने उसके बाद सर्विस के बाद एक एक चीज़ ये उनकी मुशावरत में और उनके साथ शामिल थे, तो सारे जहान को ये पता है। और अब अगर ये मुकर रहे हैं, अब कहते हैं अजीब लोग हैं, यानी कुछ शर्म या होनी चाहिए। जिस बंदे से आपने आपको इक़्तिदार तक पहुँचाया, जिस बंदे ने आपकी मुश्किल और आसानी में आपके साथ खड़ा रहा, आप कहते हैं हम उसे पहचानते नहीं, हम जानते नहीं। ये हाथ बांधा करते थे, उसके बूट के जो तस्मे थे उन्हें तवीज़ बना के ये गले में पहना करते थे। आज कहते हैं जी नहीं ये इंटरनल मामला है अदारे का। ओ भाई, आपने उन्हें अपने साथ उनकी क्लाइमेंस में पाकिस्तान में 9 मई को पहली बगावत और उसके बाद दोबारा से ये करने की कोशिश की। और एक मैं आपको बात बता दूं, ये शाज़ेब, अगर 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर को पाकिस्तान की बगावत कामयाब होती और पाकिस्तान लिबिया, इराक और शाम बन जाता। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पार्लियामेंट जागी है, पार्लियामेंट ने अपना आप दिखाया है। और अगर 26वीं तरमीम ना होती तो मगर साहब आपको ये लग रहा है कि जनरल फैज़ का ट्रायल होता है, इन्वॉल्वमेंट आती है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े केसेस थे जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे 9 मई को लेकर भी। कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जाए कि जी तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म हो गई। आपने पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाइयाँ हुई तो इमरान खान साहब और बड़े हो गए, वो छोटे नहीं हुए। तो आपको लग रहा है कि अब ये जनरल फैज़ हमीद ऐसा मामला है जिसमें उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी? देखिए सब कुछ इन्होंने करके देख लिया, इस्तीफे दिए, असेंबलियाँ तोड़ी, धावा बोला, बगावत की, कोई कार्ड रह नहीं गया। और उसके बाद आज जिनको हमें कहते थे ये चोर और चोरों से हम हाथ नहीं मिलाएंगे, याद है एक दफ़ा इंडिया हमला करने लगा था, उस वक्त भी ये हमारे साथ बैठना नहीं पसंद करते, आज हमारे साथ हाथ मिलाने, आज क्या हम वही नहीं है? यानी ये सारा इनके डबल फेस है। ये इस वक्त झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नेक नीति नज़र नहीं आ रही। नेक नीति नज़र आएगी उस वक्त जब गरीब की रोटी पे बात करेंगे, इकोनॉमी पे बात करेंगे, दहशतगर्दी पे बात करेंगे। और अब ये तो बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को रहा करें, हमारे ये सियासी कैदी हैं। ये सियासी कैदी नहीं है, ये मुजरम है बगावत के। ये बहुत शुक्रिया तलाचोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत कतई तौर पर किसी मूड में नहीं नजर आ रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। खित्ते में इतना कुछ बदल रहा है जिसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ने वाले हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद। शाम में सख्त गिर हुक्मरान बशार उल असद का तख्ता उलटने के बाद इसराइल सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और इसराइल ने पूरे मुल्क में हमलों का एक तवील सिलसिला शुरू किया हुआ है। और अब तक 500 से ज़ायद हमलों में इसराइली फोर्सेस ने शाम की दिफाई तंसीबात को तकरीबन तबाह करके रख दिया है।
जबकि हमलों का ये सिलसिला अब भी जारी है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे शाम पर 24 साल तक आमराना हुक्मरानी करने वाले बशार उल असद चंद घंटों में ही अपनी शाहाना जिंदगी, कीमती गाड़ियां, आलीशान महल और हता के अपने करीबी लोगों को छोड़कर फरार हो गए। और इसमें रूस ने उनकी कैसे मदद की। 3 रूसी ज़राए ने अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को बताया है कि इतवार को दमिश्क में बागियों के दाखिल होने के बाद रूस ने बशार उल असद को शाम के साहिली इलाके में मौजूद अपने एयरबेस के जरिए मॉस्को फरार करने का इंतजाम किया। इस मामले से वाकिफ 3 ज़राए ने बताया है कि रूस ने बशार उल असद को कायल किया कि वो मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ जंग में शिकस्त से 2-4 होंगे, और फिर रूस ने बशार उल असद और उनके खानदान को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की सूरत में महफूज रास्ता फराहम करने की पेशकश की। ज़राए ने मजीद बताया कि फिर रूस के इंटेलिजेंस एजेंटों ने बशार उल असद के फरार का इंतजाम किया और उन्हें शाम में मौजूद अपने फिजाई अड्डे के जरिए शाम से बाहर निकाल लिया। जबकि दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बशार उल असद दमिश्क से अपने प्राइवेट जेट में फरार हुए। इस दौरान उनके जहाज का ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर दिया गया था ताकि कोई ताकुब ना कर सके, और बशार उल असद ने अपने किसी मुशीर तक को भी इस बात की इत्ला नहीं दी थी। दमिश्क से बशार उल असद का जहाज शाम के साहिली इलाके में वाक़े रूस के एयरबेस पर पहुंचा और इत्तलात के मुताबिक फिर वहां से बशार उल असद एक रूसी फौजी तैयारे में मॉस्को चले गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि रूसी हुकूमत के करीब समझे जाने वाले एक शख्स ने बताया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी इंटेलिजेंस सर्विस को कहा है कि उन्हें बताया जाए कि बशार उल असद की हुकूमत को दरपेश खतरात का बरवक्त पता क्यों नहीं लगाया गया। बशार उल असद अब शाम से फरार हो गए हैं और रूस में मौजूद हैं, जहां उन्हें सियासी पनाह भी मिल गई है। लेकिन शाम में 24 साल तवील हुक्मरानी के दौरान जहां शामी अवाम ने इंतहाई सख्त हालात का सामना किया और गुज़िश्ता 13 सालों की खाना जंगी के दौरान लाखों अफराद बेघर हो गए और अब भी शामियों की एक बड़ी तादाद अपने मुल्क से बाहर मुहाजिर कैंप्स में ज़िंदगी गुजार रही है, वहीं इस अरसे के दौरान बशार उल असद ने खुद एक इंतहाई शाहाना ज़िंदगी गुजारी। उनके पास दर्जनों कीमती गाड़ियाँ थीं, लेकिन अब उनका तख्ता उलटने के बाद ये सारी चीज़ें बागियों के कंट्रोल में आ गई हैं और बागी खुद बैनुल-अक़वामी मीडिया को उन तक रसाई दे रहे हैं। CNN की एक टीम ने बशार उल असद के गैराज का दौरा किया और फिर उनके ज़ेर इस्तेमाल कीमती गाड़ियों की तफसीलात बताई। We are actually here in one of several garages. हम इस वक्त बशार उल असद के सदारती महल में मौजूद मुतादिद गैरेजेस में से एक में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि बशार उल असद बहुत महंगे शौक रखते थे। यहाँ पर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ मुतादिद एस्टन मार्टिन गाड़ियाँ हैं। यहाँ बहुत लैम्बोर्गिनीज मौजूद हैं। फेरारी गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि जिस जगह हम मौजूद हैं, इसके अलावा भी ऐसी महंगी गाड़ियों से भरे मुतादिद दूसरे गैरेजेस भी इस महल में मौजूद हैं, जहाँ दर्जनों आर्मर्ड गाड़ियाँ मौजूद हैं। So many armored cars, and I'm bringing you over here because you can see this collection of classic cars over here. और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लासिक कार्स का एक बड़ा कलेक्शन मौजूद है और अवाम को ये सब दिखाने की वजह यह है कि सब कुछ उस इंतहा की करप्शन की तरफ इशारा करता है जिसमें बशार उल असद रजीम मुलव्विस था। Of the Assad regime, which is a big part of why this whole uprising started in the first place. और यही वजह थी कि 2011 में इस रजीम के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए थे। बशार उल असद से पहले उनके वालिद ने भी कई दहाइयों तक हुकूमत की थी और इस खानदान ने अपना लैविश लाइफस्टाइल गुजारने के लिए इंतहा की करप्शन उस वक्त की जब शाम के आम शहरी 2 वक्त के खाने के लिए मुश्किलात का शिकार थे। जरा सोचिए कि गुज़िश्ता 14 सालों से शाम के शहरी असद रजीम की बमबारी भुगत रहे थे। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, अगवा किया जा रहा था, मारा जा रहा था, मगर उसी वक्त बशार उल असद बिल्कुल एक बादशाह की तरह जिंदगी गुजार रहा था, जिसमें गाड़ियों से भरे गैरेजेस थे, आलीशान महल थे, जहां दुनिया की हर आसाइश और सहूलत थी। और हमने खुद देखा कि जब बशार उल असद के फरार होने के बाद आम आवाम उनके महल में दाखिल हुए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ऐसे वक्त में जब शाम के आम आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार थे, तो उस वक्त बशार उल असद का खानदान कितनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था। असद रजीम के खात्मे के फौरन बाद सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने दमिश्क में मौजूद उनके सदारती महल का रुख कर लिया और सदारती महल में लूट मार के मनाजिर भी नजर आए, जहां लोग बशार उल असद के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को ले जाते हुए दिखाई दिए। जबकि कल बशार उल असद के आबाई गाँव करदाहा में बागियों ने उनके वालिद हाफिज उल असद के मकबरे को जला डाला। हाफिज उल असद ने तकरीबन 3 दहाइयों तक शाम पर हुक्मरानी की थी और उनकी मौत के बाद उनके बेटे बशार उल असद ने 24 साल हुक्मरानी की। शाम से अब तकरीबन 5 दहाइयों बाद असद खानदान की हुक्मरानी का खात्मा हो चुका है, लेकिन अभी भी मुल्क में हालात गैर यकीनी का शिकार हैं। बागी ग्रुप्स हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों को वापस शाम आने की दावत दे रहे हैं, जबकि आज बागी रहनुमा अहमद अल शरा
जो अब्बू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने रॉयटर्स को भेजे गए अपने एक तहरीरी बयान में कहा है कि वो बशार अल असद की जवाल पजीर हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील कर देंगे। इससे पहले उन्होंने बशार अल असद की फौज में शामिल ऐसे अफराद को आम मुआफ़ी देने का ऐलान किया था जिनके लिए फौज में भर्ती लाजमी थी। अब अब्बू मोहम्मद अल जुलानी ने अपने बयान में कहा है कि वो पिछली हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील कर देंगे और बदनाम ज़माना जेलों को बंद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो कीमियाई हथियारों के ज़खायर की मुमकिना मौजूदगी का सुराग लगा रहे हैं और उन्हें महफूज बनाने के लिए बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन भी कर रहे हैं। अब्बू मोहम्मद अल जुलानी पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक हुकूमत तश्कील देंगे, जबकि मौजूदा अबूरी हुकूमत मार्च 2025 तक रहेगी। शाम की नई इंतजामिया ने शहरियों को पुलिस फोर्स में शमूलियत की दावत भी दी है और ये अहद किया है कि वो सदर बशार अल असद के इक़्तिदार के दौरान सालों तक होने वाली ज़्यादतियों के बाद कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इसराइल शाम में जारी हालात का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और गुज़िश्ता 4 दिनों से इसराइली फोर्सेस शाम भर में असद दौर में बनाए गए फौजी तंसीबात को तबाह कर रही हैं। इसराइली फ़ज़ाइया ने आज भी शाम के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी की है। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में इसराइल ने शाम में तकरीबन 500 मकामात को निशाना बनाया है, जिनमें ज़्यादातर शाम की दिफाई तंसीबात हैं, जबकि इससे पहले मंगल को इसराइली फ़ौज ने कहा था कि उसने शाम भर में 2 दिनों के दौरान तकरीबन 480 फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें ज़्यादातर शाम के स्ट्रेटेजिक हथियारों को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। इजरायली फ़ौज के मुताबिक इन 480 हमलों में से तकरीबन 350 हमले ऐसे थे जो एयरक्राफ्ट के जरिए किए गए थे, जिनका मकसद दमिश्क, हुम्स, तरतूस, लताकिया और पालमेरा के एयरफील्ड, एयर डिफेंस बैटरीज, मिसाइल्स, ड्रोन्स, जंगी तैयारों, टैंकों और असलासाज फैक्ट्रियों को निशाना बनाना था। जबकि बाकी हमले ज़मीनी कार्रवाइयों की सपोर्ट में किए गए, जिनका मकसद असलहे के ज़खायर, फौजी ढांचे, लॉन्चर्स और फायरिंग के मकामात को निशाना बनाना था। इसराइली फ़ौज ने यह भी कहा है कि उसके बहरी जहाज़ों ने 2 शामी बहरी फैसिलिटीज़ पर हमला किया है, जहां 15 जहाज़ लंगरअंदाज थे, जिसमें दर्जनों समंदर से समंदर तक मार करने वाले मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक, जो एक वॉर मॉनिटर है, उसका कहना है कि इसराइल ने इन हमलों में शाम के सबसे अहम फौजी मकामात को तबाह कर दिया है, जिनमें शामी हवाई अड्डे और उनके गोदाम, तैयारों के स्क्वाड्रन, रेडार, फौजी सिग्नल स्टेशन और शामी सूबों के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद बहुत से असलहे और गोला बारूद के ज़ख़ीरे शामिल हैं। इसके अलावा इसराइली फोर्सेस ने हलब में शामी एयरफोर्स की फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया है, जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक एक सीनियर इसराइली सिक्योरिटी जरिए ने इन हमलों को इसराइली फ़िज़ाइया की तारीख का सबसे बड़ा फ़िज़ाई ऑपरेशन करार दिया है। अल जज़ीरा से बात करते हुए दिफाई तज्ज़ियाकार आरोन ने कहा है कि इसराइल कई सालों से शाम में ईरान और लेबनानी ग्रुप हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमले कर रहा है, लेकिन शामी हुकूमत के ज़वाल से पहले इसराइल रूस के साथ मुज़ाकरात में एक तयशुदा कवायद के तहत चल रहा था, जिनमें इस बात का वादा शामिल था कि वो बशार अल असद की हुक्मरानी को गैर मुस्तहकम नहीं करेगा। अब चूंकि रूस इसराइली कार्रवाइयों को रोकने की पोजीशन में नहीं है और इस सूरत हाल में शाम में खुला मैदान बन चुका है और इसराइल इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। जबकि मुख्तलिफ आलमी खबर रसा इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज शामी सरहद के साथ कायम गैर मुसल्लह बफर जोन से काफ़ी आगे निकल चुकी है और दमिश्क से महज 25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और आज भी उनकी पेशकदमी देखी गई है। ताहम इसराइली फ़ौज ने इसकी तरदीद की है, लेकिन मंगल को इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने इस बात को तस्लीम किया था कि उसकी फोर्सेस गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन से कुछ आगे निकल चुकी हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसराइली फ़ौज बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। वाज़ेह है कि गोलान हाइट्स या गोलान की पहाड़ियाँ जो तकरीबन 1200 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई हैं और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से सिर्फ 60 किलोमीटर ही दूर हैं। ये इलाका 1967 तक शामी का हिस्सा था, मगर 1967 में होने वाली 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने इसके अक्सर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। फिर 1973 में शाम ने इन पहाड़ियों का कंट्रोल वापस हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया। 1974 में शाम और इसराइल ने एक जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए और उसके बाद फिर यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की निगरान फ़ौज तैनात कर दी गई। लेकिन फिर 1981 में इसराइल ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के कई ममालिक गलत करार देते हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सन 2000 में इसराइल और शाम के दरमियान इस इलाके की शाम को मुमकिन वापसी और अमन मुआहदे के लिए आला सतह के मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। इसराइल की शाम में जारी कार्रवाइयों पर अभी तक शाम की अबूरी हुकूमत और बागियों का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा समेत मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक इन पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तुर्की, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने इसराइली हमलों की मज़म्मत की है, जबकि रूस ने भी इन हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। लेकिन इसराइली हमलों पर अमरीका की जानिब से फ़िलहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, जबकि आज अमरीका के मुशीर क़ौमी सलामती जेक सलिवन, जो इस वक्त इसराइल के दौरे पर हैं, उनसे मुलाकात के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस मामले पर बातचीत की है। अल जज़ीरा के मुताबिक नेतन्याहू ने जेक सलिवन को कहा है कि बशार अल असद के जवाल के बाद शाम में दहशतगर्द सरगर्मियों को रोकने और माकलियती ग्रुपों की मदद करने की ज़रूरत है। इसके अलावा तुर्की और अमरीका ने भी शाम में महदूद हमले किए हैं। तुर्की ने हमले अपनी सरहद
के करीब होने वाली कुर्द फोर्सेस की पेशकदमी को रोकने के लिए किए, लेकिन कुर्द फोर्सेस ने बाद में अमेरिका की सालिसी में होने वाले एक सीज फायर के तहत अपनी पेशकदमी रोक दी, जबकि अमेरिका ने शाम में दाइश के मुतादिद ठिकानों पर हमलों का दावा किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, रात दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।